सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। आज मैं सामान्य ज्ञान ग्रुप की तरफ से पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो देशवासियों, ये मेरा आज का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि दर्पण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब दर्पण के बारे में सुनते हैं ज़रा। एक्चुअल में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहला जो हमारी क्लास थी इसके बारे में, जो उसमें ये बताया था कि जो दर्पण होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो लेंस होता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अपवर्तन वाला मैंने पिछली क्लास में बनाया था, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया वो नीचे लिंक दिया, वो उस पर देख लेना। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हर बार ये तरह से ध्यान रखना, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, इसी के साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। शीर्षक रहेगा दर्पण। दर्पण बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसमें डेली हम अपनी शक्ल देखते हैं, ये इस तरह से। और एक होता है गोलीय दर्पण, जो गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ये दोनों गोलीय दर्पण होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दर्पण का जो राइट वाला हिस्सा होता है उस पे इस तरह का निशान लगा दिया जाता है ताकि पता लगे पीछे पॉलिश है, और देखने वाला भाग हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। तो कई बार अगर ना भी लगाया हो तो समझ जाइए हम बात लेफ़्ट वाले की कर रहे हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? बीच में से धंसा हुआ, किनारों से उठा हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये है अवतल दर्पण। ठीक, इसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे ये है उत्तल दर्पण। अब एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके का इसमें भी परिभाषा बनती है। ठीक है, तो अब हम जरा एक बार इसकी परिभाषा को पुनः रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने से पहले जैसे मैंने वहाँ पर दो सिद्धांत बताए थे, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, वहाँ पे आपको बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही की तल में बनते हैं। यहाँ थोड़ा सा अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किरण टकराएगी, टकरा के परावर्तित होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक सतह को बनाते हैं, सतह बना ली हमने, ये क्या आया आपतित किरण, ये क्या गई परावर्तित किरण, और ये क्या बन गया अभिलंब। ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल कौन सा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ओके, अब उसी तरह से थीटा से कुछ लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से ये है अपरावर्तित, परावर्तित किरण, और ये आप सब लोग जानते हैं नॉर्मल। अब ये परावर्तित किरण है तो नॉर्मल से ये भी परावर्तन कोण बनाएगी, है ना। इसको थीटा डैश बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये तीन चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से भी दो नियम निकलते हैं। पहला नियम निकलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। वहाँ पे भी था, वहाँ परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण थी उसमें। अच्छा, उसमें क्या था, माध्यमों, जो दो माध्यमों के जो कोणों की ज्या थी उसका अनुपात नियत था, लेकिन यहाँ दोनों कोणीय नियत है, यानी आपतन कोण। दूसरा जो इसकी जो नियम है गोलीय धरातल में, जो परावर्तन का नियम है दूसरा, वो है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों के दोनों बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि जो आपतित किरण, आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण के समान होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे, बहुत ही सारे प्रश्न पूछे। पिछली बार एलडीसी में इस पे से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था कि एक किरण, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूं कि इस पे किस तरह का आता है, उसके बाद हम दर्पणों पे डिस्कस करेंगे। एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। ध्यान से सुनना आप लोग। तो भाई जहाँ ये टकराएगी वहाँ एक 90 डिग्री का आभासी अभिलंब तैयार हो जाएगा। तो अभिलंब से कोण कितना बनेगा, 60। समझ रहे हैं आप लोग। ये तो थी आपतित किरण का आपतन कोण।
ठीक है। और उसके बाद में अब आपको पता ही है कहाँ से निकलेगा, तो था कि एक किरण 30 डिग्री का, दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पे गिरती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा। तो देखिए अभिलंब से तो 60 ही हुआ ना, क्योंकि 30 तो ये यहाँ से बना रही है और अभिलंब जो है लंबवत होता है सतह के, तो 30 और 60 90 हो गया, यानी कि इससे तो ये तो 60 ही बना रही है। इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, सॉरी इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो तो 60 ही हुआ ना। तो फिर 60 हुआ तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हुआ। आप सब लोग जानते हैं गोली धरातल में सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना कोण अभिलंब से आपतित किरण बनाएगी उतना ही अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण भी परावर्तित किरण बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 60 और 60 120 हुआ, यानी इसके बीच का जो कोण हुआ वो 120 हुआ। अब सवाल दोबारा से एक बार सुन लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए कि एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण में कितने डिग्री का कोण है। तो बड़ा ही सिंपल है, पहले तो जो कोण दिया उसको 90 में से घटा दीजिए, जैसे 90 में से 30 घटाए तो 60 है, या फिर जो भी है उसको डबल कर दीजिए, यानी 60 है तो 120 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल ट्रिक है। अब चलिए आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा प्रश्न देता हूँ, 30 सेकंड के अंदर आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एक किरण दर्पण से 22 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा। मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं ऑप्शन। 30 सेकंड का समय है, बिल्कुल बताइए, आपके बताने के बाद ही स्क्रीन पर आ जाएगा जी। कितना हुआ 132 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको दिया, आंसर दिया अच्छे से। ठीक है, अब इसी तरह का एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा, थोड़ा एक और चीज़ बता दूं। ये तो था एक नियम, दूसरा नियम जिसके आधार पर अपने परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एलडीसी में आया था इसलिए आपको बता दिया। उसके बाद में इस तरह के और भी प्रश्न आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में, क्योंकि मैंने आपको लेंस बताया था, तो लेंस से मिलती जुलती जो परिभाषाएं होती हैं वो गोलीय दर्पण की होती है। हम सबसे लास्ट में लेकर चलेंगे समतल दर्पण। हालांकि समतल दर्पण में और गोलीय दर्पण में देखिए थोड़ा डिफरेंस है। गोलीय दर्पण में देखिए ये गोलीय दर्पण ऐसे करके एक गोला है ना, तो इसका एक केंद्र होगा, लेकिन आप इन दोनों लाइनों को मिला के दिखा दीजिए। ये समतल दर्पण है ना, इन दोनों लाइनों को आप मिला नहीं सकते, कहीं नहीं मिल सकती। मतलब आप इसको दोबारा देखिए, थोड़ा और समझिए। ये छोटा गोला, इसका मतलब इसका कर्वेचर देखिए ज़्यादा है, लेकिन कर्वेचर थोड़ा बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। कर्वेचर और बड़ा कर दें तो और, तो ये फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह ये तो महाफ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनकी तो वक्रता त्रिज्याएं कहीं ना कहीं होंगी, इसकी थोड़ी दूर होगी, इसकी थोड़ी और दूर होगी, लेकिन समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत पर होती है। भाई कहाँ मिलाओगे इसको ऐसे लेके जाओ, कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये। इसका मतलब इसकी तो वक्रता में जो बिंदु है वक्रता त्रिज्या ही अनंत होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो समतल दर्पण होता है इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, और इसमें हमेशा लेफ्ट वाली चीज़ राइट दिखती है, राइट वाली लेफ्ट दिखती है। प्रतिबिंब तो सीधा बनता है, लेकिन लेफ्ट वाली चीज़ राइट में और राइट वाली लेफ्ट में दिखती है। इसको हम पार्श्व प्रतिपन्न यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चीज़ों में से प्रश्न बनते हैं। और एक इसमें दो दर्पण जब थीटा कोण पे रखे रहते हैं तो उनको हम बाद में लेके चलेंगे, पहले हम गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। मैंने आपको लेंस बताया था, तो लेंस में एक बात बताई थी, लेंस में दो तरह के लेंस थे। एक था ये वाला लेंस जिसको हमने उत्तल लेंस बोला था, और ये वाला एक ये वाला था जिसको हमने अवतल लेंस बोला था। आप लोग सब लोग अच्छे से, जिन क्लास अटेंड किए वो अच्छे से जानते हैं, जितने प्रतिबिंब हमारे उत्तल लेंस से प्राप्त होते हैं वो सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से भी प्राप्त होते हैं। ये बात रट लीजिए अच्छी तरह से, मैं आपको सारे प्रतिबिंब बनाकर दिखाऊंगा। पहली बात, जो प्रतिबिंब कौन से लेंस से, हाँ उत्तल लेंस से प्राप्त होते हैं, वही प्रतिबिंब हमें किससे प्राप्त होते हैं, अवतल दर्पण से प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह से जो प्रतिबिंब हमें अवतल लेंस से प्राप्त होते हैं वो सारे प्रतिबिंब हमें उत्तल दर्पण से प्राप्त होते हैं, जो भी 2-3 प्रतिबिंब बनते हैं।
मैं आपको प्रतिबिंब बनाते हुए इनके यूजेस भी बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। इसीलिए आज का जो क्लास है ना बहुत ही खास क्लास होने वाला है, ठीक है। डस्टर तो चलो कोई बात नहीं, हाथ है ना अपने पास, मस्त मिटा लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। ये एक अवतल दर्पण है और ये आप सब लोग जानते हैं मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस है तो ये हो गया ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं। और अगर मैं इसको एक गोला मान लूँ हल्का सा कुछ समय के लिए, तो मेरे पास इसका एक केंद्र बिंदु प्राप्त होगा जिसको हम वक्रता केंद्र सी कहेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सी की परिभाषा बता दूं। यदि दर्पण को किसी गोले का कोई कटा हुआ हिस्सा माने तो उसी गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र और पोल के मध्य का जो बिंदु होता है वो फोकस होता है। फोकस बारे में तो हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया था। मैंने आपको फोकस की एक कॉमन परिभाषा बताई थी लेंस के लिए। अब मैं आपको फोकस की एक परिभाषा बताऊंगा दर्पण के लिए। तो दर्पण की परिभाषा क्या है कि जो मुख्य अक्ष के आती हुई जो किरणें हैं वो, अब वहाँ क्या था अपवर्तन के पश्चात, यहाँ क्या आ जाएगा परावर्तन के पश्चात। तो मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। परिभाषा देख लीजिए, यहाँ भी मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बनती है, ऐसा अक्ष जिसके अंदर, ऐसा अक्ष जिसमें ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र स्थित हों, उस आभासी लाइन को, उस आभासी लाइंस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऐसा अक्ष जिसमें ये तीनों स्थित हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसी तरह से वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, इसको एक गोले का हिस्सा माने तो उस गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी तरह फोकस बता दिया आपको, समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अच्छा, ध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ध्रुव ऐसा बिंदु होता है जहां अगर कोई किरण टकरा जाए, है ना, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाती है। ये लाइन मैं इसलिए जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि हम सारे नियम इस पे बनाएंगे। 10वीं क्लास की किताब में इन नियमों के आधार पर चित्र नहीं बनाए गए हैं, इसलिए बच्चों को बड़ी समस्या होती है। हम इन नियमों के आधार पर बनाएंगे। पहला नियम क्या लगाएंगे कि जो किरणें समांतर आती हैं अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं, और जो किरणें पोल से टकराती हैं वो उतना ही कोण बना के सीधे निकल जाते हैं। अच्छा, पोल से टकराने पे उतना ही कोण बना के सीधे क्यों निकलते हैं, इसका एक कारण है। ये पोल एकदम बीच में होता है, तो यहाँ पर जो इसका ये एक सतह है तो इसका जो अभिलंब है ना ये बिल्कुल ऐसे होता है, तो यहाँ दूसरा नियम लग जाता है। ये इंसिडेंट एंगल और ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है तो दूसरा नियम लग जाता है। बाकी जगह नहीं लग पाता। जैसे ये यहाँ है तो यहाँ ये सरफेस बन जाएगी तो इसका जो अभिलंब ये बनेगा, यहाँ अभिलंब ये बनेगा, ऐसे करके यहाँ अभिलंब ये बनेगा। तो इन जगहों पे ये नियम नहीं लग पाता, लेकिन ध्रुव पर ये नियम लग जाता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ध्रुव पर जो आने वाली किरणें हैं वो उतना ही कोण बनाकर निकल लेती हैं, ठीक है। तो ये तो हम इसके दोनों नियमों को हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम इनके ऊपर वही वाले डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने उस वाले क्लास में की थी कि वस्तु कहाँ कहाँ स्थित हो सकती है। देखिए, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो सकती है, वस्तु फोकस पर स्थित हो सकती है, वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो सकती है, वस्तु सी पर यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो सकती है, वस्तु सी से परे हो सकती है और वस्तु अनंत पर हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में से 3 कंडीशन जो बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेंगी। यानी कि अगर मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि जो 2f पे प्रतिबिंब बनता, वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर तैयार होता है। यहाँ पे भी वही है, जो प्रतिबिंब सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा होगा जो वस्तु, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही तैयार होगा। बस एक ही लाइन याद रखनी है अपने को। उसके बाद अगर वस्तु को इधर करोगे प्रतिबिंब इधर हो जाएगा, वस्तु को इधर करोगे प्रतिबिंब इधर हो जाएगा। यानी कि सी से परे अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब सी से पहले बन जाएगा, और अगर वस्तु को सी से पहले रखते हैं तो प्रतिबिंब सी के परे बन जाएगा।
और अगर वस्तु को F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, यानी अनंत पर बनेगा। यानी कि वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। बिल्कुल वही है, ये वाली कंडीशन मैं बता दूंगा आपको साफ साफ, ठीक है। तो मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊंगा आज की कंपैरेटिवली दोनों कैसे सिमिलर बनाते हैं। बस हल्का सा बस डायरेक्शन का फर्क होता है, उस डायरेक्शन के फर्क को आज हम दूर करेंगे बढ़िया से। तो बने रहिए अच्छे से। ये देखिए, ये हो गया आपका दर्पण और ये हो गया आपका लेंस। आज तक आपने ऐसी कोई क्लास नहीं देखी होगी जिसमें कंपेयर करके बताया हो। आज देखिए हम आपको ये चीज़ कंपेयर करके बताएंगे। अधिक से अधिक सदस्य जुड़ें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, बस हम लोगों की यही एक अभिलाषा है। ये हो गया C। ठीक इसी तरह से इसको भी बना देते हैं। ये हो गया F, ये हो गया 2F, यानी कि C के तुल्य होता है। इधर भी हो गया F और ये हो गया 2F और ये हो गया O, है ना। ये बिल्कुल P के तुल्य होता है, लेकिन P पे तो उतना ही कोण बना के निकल जाते हैं, यहाँ से बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हम C पर बनाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, तो जो लाइनें समांतर आती हैं वो लाइनें कहाँ चली जाती हैं? टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये देखिए ध्यान से, मुख्य फोकस से गुजर रही है। और जो लाइनें ध्रुव से टकराती हैं वो उतना ही कोण बनाकर सीधे निकल जाती हैं। आप देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, है ना। थोड़ा रफ डायग्राम है तो ध्यान से देखिए। सी पर वस्तु रखी, सी पे ही उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना। इस पे भी बना के देखते हैं। ये देखिए, जो लाइन समांतर जाएगी, अच्छा वो थोड़ा सा ऊपर हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन बना तो सही है। और उसके बाद में वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। वहाँ पे भी टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर रही थी, यहाँ अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। और जो लाइनें प्रकाश केंद्र से जाएंगी वो बिना विचलित हुए आराम से सीधे निकल जाएंगी। आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है ना। 2F पे रखा तो 2F पे प्राप्त हो रहा है, C पर रखा तो C पर प्राप्त हो रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब C के बराबर है। प्रतिबिंब और इमेज, प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर है, दोनों स्थितियों में उल्टे हैं, है ना। और क्या है? वास्तविक है। ठीक, तो ये तो कैसे, अच्छा एक और देखते हैं हम बढ़िया सा। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। अब वस्तु को हम C के परे रखेंगे, C के परे रखेंगे। जो किरणें समांतर आएंगी वो कहाँ से जाएंगी? मुख्य फोकस से गुजरेंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेंगी। और जो किरणें ऐसे प्यार से आएंगी, यानी पोल से, यानी कि ध्रुव से टकराएंगे, वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाएंगी, है ना। तो फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? C और F के मध्य। C से परे रखा तो C से पहले प्राप्त हो गया। अब यही कंडीशन मैंने आपको कहाँ बताई थी? लेंस में बताई थी। लेंस में बिल्कुल सेम कंडीशन थी, लेकिन इसमें बस परावर्तन की जगह अपवर्तन था। ये देखिए F हो गया, ये देखिए 2F हो गया, ये देखिए F हो गया, ये 2F हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड 2F एंड ऑल्सो इट इज O। अब देखो, ये जो किरण समांतर जाएगी, इसमें भी समांतर जा रही थी, लेकिन टकरा के ऐसे जा रही थी, ये अपवर्तित होके ऐसे जाएगी, ये ठीक है। उसी तरह से नहीं, ये तो सॉरी कहाँ रखना था? परे रखना था ना, हाँ सॉरी, तो ये हमने परे रख दिया। ओके, अब परे रखने की वजह से ये थोड़ा दूर हो गया कोण, तो थोड़ा आगे आ जाएगी। ये देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, एकदम सीधी रेखा है। और ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र से जा रही है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। आप देख लीजिए 2F से पहले बना है, उसमें भी मतलब 2F और F के यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बना है, यहाँ पर भी उन दोनों के मध्य बना है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा टेक्निक। तीसरा प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं हम। तीसरा प्रतिबिंब बनाते हैं। इस बार वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास फोकस, ठीक है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु को परे नहीं रखते हैं, आगे रख देते हैं। तो जो किरणें समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से टकराएंगी और मतलब गुजरेंगी। उसी तरह से जो किरणें ध्रुव से जाएंगी वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाएंगी। आप सब देखिए प्रतिबिंब C के परे बना, क्योंकि C से पहले था ना बिंब वस्तु, तो उधर बन गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये छोटा सा हमारे पास एक प्यारा सा लेंस, फोकस, द्विफोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, द्विफोकस। ओके, चलो जी, ये हो गया आपके पास। जो किरणें समांतर आएंगी, है ना, वो अपवर्तन के पश्चात
फोकस से टकराएंगी, मतलब फोकस से गुजरेंगी, और जो किरणें ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र से जाएंगे बिना विचलित हुए आराम से सीधे निकल जाएंगे। आप स्वयं देखिए, प्रतिबिंब 2f के परे, उधर भी c से परे, एक ही बात है। बस यही है कि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के सिद्धांत काम करते हैं, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हम अपना समय बचाने के लिए केवल मात्र चित्र को मिटाएंगे। ठीक है, ताकि बाकी चीज़ें हम आराम से बना सकें। ये आपका मिट गया। आप लोग बस थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दीजिए, यही हमारा सबसे सही मौका है पढ़ने का, क्योंकि हम सब लोग घर में हैं, है ना, और घर में सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंटेड हैं तो मुझे पता है हर आदमी जो इस क्लास को अटेंड कर रहा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंटेड है, और उसका सिलेक्शन तो 100% होगा ही, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है छोटों को, और बड़ों के लिए एक शुभकामना भी है ऐसी। ठीक है, तो ये तो तीनों के तीनों मिट गए। अब मैं बाकी 3 बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा अब उस पर फोकस करते हैं। जब वस्तु, ये C हो गया, ये F हो गया, जब वस्तु F पर रखी होती है, जब वस्तु F पर, मिटा देते नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, हैं। जब वस्तु F पर रखी होती है तो जो किरणें समांतर आती हैं टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं, और जो किरणें ध्रुव तक जाती हैं वो उतना ही कोण बनाकर सीधी निकल जाती हैं। ना तो ऊपर मिलती हुई महसूस हो रही हैं और ना नीचे मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही। अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि बनेगा ही नहीं। इसका मतलब यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में, पिछली वाली क्लास में ज़रूर बताया था इसके बारे में, इसलिए मैं केवल इसी का एक बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको आगे का भी बता। ये हो गया आपका फोकस। यहाँ पर भी देख लीजिए दोबारा से रिवाइज करके, जो किरणें, ये लो जी 2f, अब जो किरणें प्रकाश केंद्र से जाती हैं वो सीधे निकल जाती, देख लो ये भी समांतर, ये भी समांतर। अच्छा एक प्रतिबिंब और बनाते हैं हम छोटा सा, ताकि आपको पूरा सिद्ध हो जाए। फोकस, वक्रता केंद्र, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होती है तो जो किरणें समांतर जाते हैं वो फोकस बिल्कुल सेम, और जो किरणें ध्रुव से टकराती हैं कितना बड़ा कोण इधर चली जाती है, फैल जाती है, तो हमें लगता है ये पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए जरा आप, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। वेरी गुड, इसको मैं नोट करना आप जरा, कि एक कंडीशन ऐसी होती है जब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा प्राप्त होता है। तो जब हमें बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त करना होता है तो इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कुछ लोग दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और डेंटिस्ट दांत को देखने में वो जो लॉलीपॉप टाइप का वो प्रयोग करते हैं ना, वो भी बिल्कुल यही होता है ना। तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, डेंटल पर्पज से यूज़ हो सकता है, दाढ़ी बनाने में यूज़ हो सकता है। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, पहले मैं ये वाला बना लूँ, इसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ये, फिर वो बताते हैं बात, बहुत ही शानदार बात है। ये देखिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया द्वि फोकस, वस्तु को यहाँ हमने स्थित कर दिया, ये हो गया फोकस, ये हो गया द्वि फोकस। जो किरणें समांतर जाती हैं ऐसे करके निकल जाती हैं, जो यहाँ से जाती है ऐसे करके निकल जाती हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, देख लीजिए आराम से। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो जो प्रतिबिंब उत्तल लेंस से प्राप्त होते हैं वो सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होते हैं। अच्छा एक और बात, मैंने आप लोगों को एक नियम बताया कि जो समांतर लाइनें आती हैं वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो जो लाइन मुख्य फोकस से टकराएगी वो तो सारी समांतर हो जाएगी ना। तो ये भी तो एक कंडीशन होती है इसके अंदर। आप देखिए, ये मान लो फोकस है, तो फोकस से जो लाइनें आएंगी और इस पर टकराएंगी वो तो सारी समांतर हो जाएंगी। सवाल ही अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है, समांतर होगी भाई। एक और आ गई, ये भी समांतर हो गई, है ना, ये तो सारी समांतर हो जाएंगी। तो सोचने वाली बात है, अगर हम फोकस पे एक बल्ब जला दें, फोकस पर एक बल्ब जला दें और इसके पीछे ये लेंस लगा दें, तो बल्ब की टकराने वाली रोशनी सारी समांतर हो जाएंगी। मेरे ख्याल से समझ तो गए होगे आप। बिल्कुल
इस दर्पण का प्रयोग टॉर्च के बैक साइड में करते हैं। इस दर्पण का प्रयोग अग्र दीपों में यानी हेडलाइट में करते हैं। इसका प्रयोग सर्च लाइट में करते हैं, वो जो दिमाग पे वो सॉरी इस पे यहाँ पर लगा के, और वो जो खानों में खदानों में जाते हैं ना काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके 3-4 यूज़ तो आपको बता दिए, जो आप इस तस्वीर को देखकर आराम से करें। कौन कौन सी हेडलाइट में यूज़ होता है? टॉर्च में, पुराने टाइम की जो टॉर्च होती थी उसमें यूज़ होता था, समांतर किरणें फेंकने के लिए। अच्छा, और इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है? हेडलाइट में, हाँ वो बता दिया। सर्च लाइट में इसका यूज़ होता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह के मोटर बाइक वगैरह की जो हेडलाइट होती है, इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ समांतर किरण फेंकनी होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो दर्पण का प्रयोग था। अच्छा, इसके अलावा एक दर्पण और था, याद कीजिए, है ना। मैंने एक दर्पण के बारे में और बताना है, वो दर्पण है हमारा ये वाला दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। तो ज़रा इसकी सिचुएशन देखिए, उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा। देखो इसमें क्या होता है ना कि जो किरण समांतर जाती है, ये क्या करता है, उसको फैला देता है। तो हमें लगता है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ये किरण फोकस से आ रही है, हमें ऐसा महसूस होता है। हालांकि किरण तो यहाँ से यहाँ चली गई, लेकिन देखने में लगता है कि ये किरण फोकस से आ रही है। तो यहाँ से एक दर्पण की कॉमन परिभाषा बनती है क्या, कि दर्पण में टकराने के पश्चात, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, याद है ना पुरानी क्लास, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, समांतर आने वाली किरणें या तो टकरा के गुजरेंगी या आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दर्पण की कॉमन परिभाषा बनी। वही सवाल पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से दर्पण की कॉमन परिभाषा क्या है, दर्पण के फोकस की कॉमन परिभाषा क्या है। जवाब क्या होगा आपके पास, यही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। अत्यंत संवेदनशील परिभाषा है भाई। अगर उसने आपसे उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछ ली तो आप आती हुई प्रतीत होती ही बताएंगे। अगर उसने अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ ली तो आप कहोगे कि टकराने के बाद उस बिंदु से गुजरती है, आती हुई प्रतीत नहीं होती है। लेकिन उसने कॉमन दर्पण की परिभाषा पूछ ली तो आपको दोनों मिला के बताना होगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से दोनों मिला के तो यही बनता है कि दर्पण से टकराने के पश्चात अवतल दर्पण में तो क्या होगा, फोकस से गुजरती है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो कॉमन परिभाषा लिखनी होगी। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, एग्जामिनर कोई ना कोई कुटिलता कर देगा। वो आपको दे देगा कि दर्पण की सामान्य फोकस की परिभाषा क्या है। ए ऑप्शन लिख देगा, क्या लिखेगा ए ऑप्शन, कि समांतर वक्रता केंद्र के समांतर आने वाली ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे फोकस कहते हैं, है ना। तो आप तो सही मान लो कि दूसरा ऑप्शन लिख देगा कि दर्पण से आने वाली जो किरणें हैं, समांतर आने वाली किरणें हैं, वो टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन लिख देगा। तीसरे नंबर पे लिख देगा कि भाई गुजरती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, या उपरोक्त दोनों, इस तरह से लिख देगा। तो सही उत्तर उपरोक्त दोनों होगा, क्योंकि दर्पण की कॉमन परिभाषा में ये दोनों ही परिभाषाएं आ जाती हैं। जैसे कि लेंस की कॉमन परिभाषा में दोनों ही परिभाषा आ गई थी। ठीक है, बस उसमें परावर्तन के स्थान पर अपवर्तन शब्द आएगा। ये आप सब लोग जानते हैं जिन जिन ने क्लास अटेंड की है, जो लास्ट वाली प्रीवियस क्लास अटेंड की है, उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताया था, इसीलिए वो पार्ट 2 था, अब ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। और अब इस तरह की एक तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो था दर्पण से संबंधित। अब दर्पण के सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम समतल दर्पण की बात कर लेंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ f फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u दर्पण से वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी है। अब देखिए, पहले तो बिंब ही आया ना, पहले कौन आया, बिंब आया, बाद में उसकी फोटो बनी, बाद में उसकी प्रतिबिंब बना, है ना। तो जो चीज़ पहले आता है उसके लिए यू ही लिखते हैं, और बाद वाली चीज़ के लिए वी लिखते हैं, ऐसे करके याद कर लेना, है ना। तो ये माइनस वाला तो क्या है, लेंस के लिए है, लेंस पिछली बार बताया था ना। अच्छा, प्लस वाला क्या होगा, दर्पण के लिए होगा, दर्पण के लिए होगा, भी ध्यान रखना। प्लस वाला दर्पण के लिए, माइनस वाला लेंस के लिए। उसी तरह मैग्निफिकेशन m की एक थी फॉर्मूला h डैश बाई h बराबर v बाई u। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट,
जबकि h क्या है, बिंब की यानी वस्तु की हाइट, u क्या है, दूरी बता दिया वस्तु की, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान रखना ये तो लेंस के लिए है, दर्पण के लिए बनाएंगे तो इसमें v से पहले ये प्राकृतिक रूप से एक प्यारा सा माइनस आ जाएगा। क्यों, आप सब लोग जानते हैं, आप देख लीजिए खुद, v माइनस का मतलब आप देख लीजिए सारे प्रतिबिंब माइनस साइड में, लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, जबकि इसमें सारे राइट साइड में बन रहे हैं। इसलिए इसके लिए तो हम माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके लिए चिन्ह परिपाटी माइनस लगती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो आपके सूत्र तैयार होते हैं जिस पे दर्पण से संबंधित सारे न्यूमेरिकल किए जाते हैं। अब मैं आपको समतल दर्पण के बारे में अलग से बता रहा हूँ, जिसमें हम डेली अपनी शक्ल देखते हैं। कभी शक्ल देखते समय किसी ने एहसास ही नहीं किया होगा कि ऐसा भी होता है दर्पण के अंदर। देखिए ध्यान से, दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है ना, इसकी कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती, एकदम अनंत बहुत दूरी तक होती है समतल दर्पण की। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वस्तु जितनी दूर स्थित होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उतनी दूर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। तीसरी चीज, इसमें पार्श्व प्रतिपन्न पाया जाता है, यानी लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, अगर एक समतल दर्पण और दूसरे समतल दर्पण को एक साथ थीटा डिग्री के कोण पर रख दिया जाए, थीटा कोण पर रख दिया जाए, तो क्या होगा कि यहाँ कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रतिबिंब इसके अंदर भी प्राप्त होगा, इस प्रतिबिंब का भी एक प्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त होगा, इसका भी एक प्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या बहुत सारी हो जाएगी। अब उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का एक बड़ा ही शानदार सूत्र होता है, वो होता है 360 बटा थीटा। ठीक, ये पहले हल करना, -1। अब ये सूत्र मुझे अक्सर भूल जाया करता था, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ती है याद रखने के लिए। सूत्र बड़े जो जितने छोटे होते हैं ना, वो उतना ही दिमाग से जल्दी निकल जाते हैं। सूत्र क्या था कि मतलब अगर हम एक दर्पण को ऐसे कर देते हैं, है ना, और मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो एक ये एक दर्पण है और एक दर्पण मैंने बिल्कुल इसके नीचे फिट कर दिया और इनके बीच 180 डिग्री का कोण रख दिया, 180 डिग्री का कोण रख दिया। अब कोई भी बंदा होगा उसकी पूरी की पूरी एक ही इमेज प्राप्त होगी, है ना, क्योंकि कोण तो 180 है। तो 180 डिग्री पर एक इमेज प्राप्त होने का सूत्र देखो, 360 बटा 180, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूँ, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि थीटा ऊपर रखें या नीचे रखें। तो वो थीटा हमेशा 180 का आप ध्यान रखें कि 180 पे तो एक ही बनेगा ना, मतलब एक ही दर्पण हो जाएगा। तो एक दर्पण हो जाएगा, तो इस 360 बटा थीटा -1 वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करें कि ये 1 आ जाए। ठीक है, तो अब हम कुछ इस पे उदाहरण करते हैं इस सूत्र पर। जैसे मान लीजिए दो दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, तो दो दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया और इसमें एक बिंब है, बिंब के प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। तो यही हो जाएगा 360 बटा 90 -1। पहले हल करो, 9 चौके 36, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके बीच का जो कोण है, अच्छा अगर दो दर्पणों को ऐसे करके समांतर रख दें, है ना, देखो आप ऐसे करके समांतर रख दिया हमने, ऐसे करके। अब आप देखिए इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0। समझिए 0, 0 डिग्री का कोण हो गया इनके बीच में। तो अगर आप थीटा की जगह 0 रखोगे तो आपको प्राप्त होगा 360 बटा 0 -1। अब दुनिया में कोई भी संख्या है जिसमें 0 का भाग देते हैं वो अनंत हो जाएगी। अब आपके पास प्राप्त हो जाएगा अनंत -1। अनंत में से 1 घटाओ, चाहे कितना मर्जी घटाओ, वो तो अनंत ही रहेगा। तो उसमें तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो अनंत ही रहेगा। ठीक है, तो अनंत प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई कुछ मंदिर वगैरह में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी होती हैं, तो सुंदर लगने के लिए दोनों तरफ, दोनों दीवारों में क्या होता है कि कांच का ऐसे करके लगाया हुआ होता है। तो उसमें देखते हैं ना तो हज़ारों मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, और हम लोग जब जाते हैं तो हमारी भी शक्लें एकदम हज़ारों दिखाई देती हैं। तो वो इसी कारण से होता है। ये आपसे कई बार पूछ सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है भाई कि आपको अपनी पूरी शक्ल देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए होता है। तो एक तो पहली बात, इस सवाल का कोई आधार नहीं है। अब पूरी शक्ल कहाँ से देखें? आप अगर दूर से देखना चाहते हैं तो भाई दूर से देखोगे तो एक छोटे से दर्पण में भी, क्योंकि जितनी दूरी बढ़ेगी तो आपकी साइज भी छोटा हो जाएगा ना, तो फिर वो तो पूरा ही दिख जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में वो आपको
यदि उसने हाइट नहीं दिया है तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई कोई 70% हमारी जो हाइट का लगभग 60 से 70% जो पार्ट है उतना ही दर्पण होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम एकदम चिपक तो जाएंगे नहीं, रहेंगे तो थोड़ा दूर ही, तो अमूमन 60 से 70% हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 5 फुट का है तो उसको लगभग 4 साढ़े 4 फुट का जो दर्पण होगा तो वो आसानी से अपनी शक्ल देख लेगा, नीचे से थोड़ा सा कम होता है। तो इतना ही अंदाज़ा सही रहता है, क्योंकि ये कोई व्यावहारिक प्रश्न नहीं है ना। तो मुझे तो इसका कोई आंसर संतोषजनक कभी मिला नहीं। हाँ, आप लोगों को मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से, किस बिना पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। खैर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा अपनी सूझबूझ लगाएंगे। तो अब ये तो था समतल दर्पण के बारे में। अब इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको मैं आज यहीं विराम देता हूँ और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार करता हूँ।